जाट अपनी कौम पर मरता है। जहाँ भी जाट का नाम आता है वो अपने खून को उबालकर जो कार्य मिलता है उसको बेखूबी निभाता है। हमारा दुश्मन भी इस बात को मानता है कि एक जाट ट्रुप का सोल्जर जो है बहुत ही खूंखार होता है जब वो लड़ाई के मैदान में उतरता है। दुश्मन जब तक खत्म नहीं होता है तब तक रुकता नहीं। देश की इज्जत, रेजिमेंट की इज्जत, पलटन की इज्जत। मेरा महावीर मलिक का सभी बहन भाइयों को राम राम। आज के मौजूदा हालात में जो सरकारें चल रही हैं, इनका जो है सरकारों का काम करने का जो तरीका है, जो जनता के पक्ष में जिस तरह होना चाहिए उस तरह के बिल्कुल विपरीत चल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जनता इनके कामों से त्राही त्राही कर रही है। लोगों का जो है व्यवसाय गिरता जा रहा है। आज कोई भी इस राज्य में सुखी नहीं है। पहले कांग्रेस को देखा, जनता के इरादों पर 70 सालों से कभी जो है सफल नहीं हुई। आज हमने बीजेपी को देखा, उस पर विश्वास किया, मोदी जी को दो सेशनों का भरपूर समर्थन दिया, लेकिन उन्हें इन चीज़ों में भारी सफलता के बावजूद, भारी सफलता के कारण एक घमंड आ गया और उनमें एक तानाशाही प्रवृत्ति विकसित हो गई। इस तानाशाही प्रवृत्ति का जो विकास है वो इस तरह इस कदर उनके जहन में समा गया है कि शायद हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। यदि सही मायने में उनके कार्यों का, उनके स्वभाव का विश्लेषण किया जाए तो मोदी जी को जिस रास्ते पर चलना चाहिए था, जो जनता के लिए सुशासन की एक लीक होती है, उससे बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। अब सही मायने में कानून की परिभाषा क्या है, कानून क्या है? अरस्तु ने, महान दार्शनिक थे जो संसार के, कानून की परिभाषा ये दी थी कि भाई सामाजिक नियमों को मान्यता देना ही कानून है, ना कि जो हमारी संसद, हमारी न्यायपालिका, हमारी जनता पर थोप करके हमारी सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इसके लिए केवल और केवल हमारी सरकारें, न्यायपालिका और ये उत्तरदायी हैं। यदि अब हम नियम की परिभाषा देखें तो नियम की परिभाषा कितनी सरल है। यदि जिस नियम से कमजोर, गरीब से गरीब वर्ग को लाभ मिले वो नियम है, और जिससे गरीब और कमजोर से कमजोर को परेशानी पैदा हो, कोई नियम नहीं है। नियम और कानून दो किसी भी देश के नागरिक के लिए बहुत जरूरी हैं, और यदि यही उल्टे होंगे तो फिर देश को कैसे लाभ मिलेगा, नागरिक कैसे सुखी रहेगा। सीधी सी बात है कि यदि हमें अपने देश के नागरिक को एक सुखी रखना है तो फिर हमें उनके बीच पनप रही आर्थिक खाई को पाटना होगा, आर्थिक विषमताओं को दूर करना होगा। लेकिन ये सरकारें तो इस काम को और आगे बढ़ा रही हैं। अब हम क्या करें, हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए अब हम इन सरकार की विफलताओं को देखते हुए ऐसे लगता है कि शायद हमें तीसरे मोर्चे की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है। तीसरा दल परम आवश्यक है, क्योंकि जो हमारी कांग्रेस सरकार है वो तो बिल्कुल विफल हो गई है, बिल्कुल विपक्ष खत्म हो गया है। यदि पक्ष में है मोदी सरकार तो वो भारी बहुमत की जीत के कारण इतनी जो है तानाशाही हो गई है कि यदि कोई आवाज उठाता है तो उस पर आरोप लगा करके देशद्रोह का जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए कोई आवाज उठाएगा नहीं, हर एक की हिम्मत नहीं होगी। आवाज नहीं उठेगी तो तानाशाही बनेगी, वो हिटलर राज हो जाएगा। अब ये सोचिए, ये बताइए कि हम क्या करें। अब स्वर्ण समाज, इन्होंने देश को दो भागों में बांट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता चारों तरफ से इस बात का जो है चिल्ला रही है कि हमने इतनी फूट डाल दी है कि स्वर्ण और उसमें बांट दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया। जब कोई नियम कानून कोई ध्यान नहीं आता, संसार जनता का ध्यान बांटने के लिए ये जो है राम मंदिर का मामला उठा लेते हैं, कभी मंदिर मस्जिद का उठा लेते हैं, कभी जाति पाति का उठा लेते हैं। इन्होंने हमारे बीच में ये जो खाई पैदा की है, ये हमारे लिए
एक बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध होगी भविष्य में। सीधी सी बात है, या तो गृह युद्ध होगा या संसार उस गर्त में चला जाएगा, गुलामी के कगार में। मेरी जाट भाइयों से अपील है कि जब वो आरक्षण के मामले में इकट्ठा हो सकते हैं, वहाँ पार्टी कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या फिर इनेलो के हों, सारे जाट आरक्षण लेने के लिए दिल्ली में इकट्ठे हो जाते हैं। और दिल्ली भारत के ही अंदर है, उसमें अपने ही जाति के जाट भाई ही पुलिस वाले हैं और वे दोनों आमने सामने पिटने के लिए तो अपने बच्चों से खड़े हो जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अब कौन सी दिक्कत है जो अब एक नहीं हो रही। हमें पता है कि दोनों सरकारें फेल हैं शासन चलाने में पूरे देश में, लेकिन बात जब हरियाणा की आ जाती है तो उसमें ये है कि सारे जाट भी एक हो जाएं और जिनको ताऊ देवीलाल ने पेंसिल दी, जिनके लोन माफ किए, अगर वो भी डाल दें तो बहुमत से सरकार को कोई नहीं रोक सकता। जेजेपी जो हमारी सरकार है वो बहुमत में सिद्ध हो जाएगी और बहुमत में आ जाएगी। इस प्रकार मेरी सभी जाट भाइयों से ये अपील है कि जिस प्रकार आप पिटने के लिए तो दिल्ली चले जाते हो एक हो करके, क्या अब एक जगह वोट नहीं डाल सकते जेजेपी के पक्ष में? इसलिए यदि हरियाणा को बचाना है, हरियाणा पहले क्या था ताऊ देवीलाल के उसमें देखिए कितना जो है समृद्ध हरियाणा था। लोन माफ किए, पेंशन बांधी और फिर हर बुजुर्ग को सम्मान दिया, हर व्यक्ति को सम्मान देते थे। कितना समृद्ध था हरियाणा उस समय। आज हरियाणा की स्थिति क्या है? आज ये जो बीजेपी सरकार है, यदि सही ढंग से इसका आकलन किया जाए, हम कमा के दे रहे हैं उनको 2 रुपये किलो अनाज मिलता है, और यदि यही रीत चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब डायरेक्ट भी हम इनके मजदूर हो जाएंगे। क्यों कि इनके लिए SC-BC के लिए खजाने के दरवाजे खुल रखे हैं और सारी स्वर्ण जातियों से धन बटोर करके इनको दूसरे दरवाजे से दिया जाता है। अब ये बताइए कि स्वर्ण जाति स्वर्ण कहाँ रह गई? ये तो इनके मजदूर बना दिए इनडायरेक्ट रूप में। फार्म भरे जाते हैं तो हमारे खर्चे से, बिजली चल रही है तो हमारे स्वर्णों के खर्चे से, सिलेंडर मिल रहा तो स्वर्णों के खर्चे से, सारा खर्चा स्वर्ण सहन कर रहा है और उसका फायदा दिया जा रहा है SC-BC को। अब इस तरह ही यदि चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब स्वर्ण जातियों को झाड़ू लेकर के और स्वीपिंग का काम करना पड़ेगा। अब ये बताइए, जो सुशासन के लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि भाई अमीर गरीब की खाई को दूर किया जाए, अमीर गरीब की खाई को पाटा जाए। यहाँ उल्टा काम हो रहा है। बीमा कंपनियों से बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सामंतवादी प्रथा में जमींदार गांव का सबसे बड़ा होता था, अब ये हर गांव में हर एक स्कूल एक जमींदार का ही रूप धारण कर चुका है। अब बताइए, पेरेंट्स की 80% कमाई तो इन जमींदारों के स्कूल वालों के जेब में जा रही है। यदि इस कमाई को रोक दिया जाए तो GDP तो एक दिन में सुधर जाएगी। कहते हैं GDP गिर रही, GDP तो गिरेगी। गरीबों से और लूटा जा रहा, अमीरों को भरा जा रहा है और आर्थिक खाई को इतना ज़्यादा गहरा किया जा रहा है कि उसको पाटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो गरीब किसान, स्वर्ण किसान ये एक दिन भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। और जिस देश में जिसका कमेरा वर्ग दुखी है, बताइए उस देश की समृद्धि आप कैसे मान सकते हैं? वो देश समृद्ध तरक्की करेगा, विकास करेगा? क्या विकास है? वो दिन आएंगे, 100 दिन आएंगे, 100 दिन दो। नोटबंदी से अभी उभरा भी नहीं है कि इतनी ही देर में अन्य तरह तरह के इस तरह के डिजिटल सिस्टम और अन्य परेशानियां खड़ी कर दी। अनपढ़ लोगों पर कैसे डिजिटल सिस्टम कामयाब होगा? वो कहाँ कागज लिए फिरेंगे? कागजों में घुमा दिया, लाइनों में लगा दिया। ये बीजेपी सरकार की ये देन है। अब मुझे ये बताइए कि यदि इस अमीर गरीब की खाई को इसी तरह बनाए रखा तो फिर देश
दो गुटों में इस तरह से टूटेगा कि फिर कोई जोड़ने वाली चीज नहीं मिलेगी। अब ये सोचिए कि ये जो स्कूल वाले हैं इन पे जनता का जो 80% पैसा जा रहा है, जब ये व्यवसाय बन गए तो टैक्स क्यों नहीं? पहली बात तो ये है कि यदि यही फीस आधी करके और यदि सरकारी स्कूल पुनः जागृत कर दिए जाएं, जिंदे कर दिए जाएं, जीवित कर दिए जाएं, तो संसार वो जनता को इतनी राहत मिलेगी, हर एक को रोजगार मिलेगा, हर परिवार सुखी रहेगा। पहले भी तो होता था, ताऊ देवीलाल के राज्य में परिवार में एक नौकरी करता था, बेटा सुखी, बेटी सुखी, पुत्रवधू सुखी, और अब ड्यूटी 17 दे रहे हैं, तनख्वाह एक के बराबर नहीं। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। नागरिक के हर चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। क्यों? क्योंकि उसे भविष्य का खतरा सता रहा है। पैसे वाले को इसलिए खतरा सता रहा है कि इस पैसे को छुपाऊं कैसे, गरीब को इसलिए सता रहा है कि खर्चा चलाऊं कैसे, शाम की रोटी कैसे बनेंगी। इसलिए इस खाई को पाटना बहुत जरूरी है, और सरकार उल्टा चल रही है। गरीबों से छीना जा रहा है, अमीरों के कोठे भरे जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल सिस्टम हो, बीमा कंपनियों का सिस्टम हो, तरह तरह से गरीबों से ही चूसा जा रहा है धन, और अमीरों को दिया जा रहा है। ये गरीबों की सरकार कैसी? अच्छे दिन कैसे आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं आने वाले। अब इसकी शुरुआत तो हमें करनी ही होगी, और उसके लिए मैं आपको एक ही मंच दे रहा हूं कि हमारे हरियाणा में इलेक्शन आ रहे हैं, और आज तारीख 13 है, रविवार है, 21 तारीख को इलेक्शन होने हैं। हमने अपने फरीदाबाद से ये वीडियो वायरल शुरू की है। यदि इसको जल्दी से जल्दी आप पूरे हरियाणा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में जितना जल्दी हो सके फैलाओ, और एक मंच तीसरी पार्टी के लिए जो दुष्यंत चौटाला जी हैं उनके हाथ मजबूत करो, और तीसरी पार्टी आएगी और इस पार्टी की तानाशाही पर रोक लगेगी। और इस प्रकार यदि इस पर हम रोक लगा पाए तो इस तरह से प्रजातंत्र जो खतरे में पड़ा हुआ है, प्रजातंत्र का खून हो रहा है, जो भी प्रजातंत्रात्मक बात करता है उसी पर राजद्रोह का मुकदमा चला करके या आरोप लगा करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। प्रजातंत्र देखने को मिल कहाँ रहा है? आप बताइए मुझे। यदि कहीं प्रजातंत्र दिखता है तो एक भी तो चिन्ह बताइए। इस तानाशाही के शासन में प्रजातंत्र का जब कहीं चिन्ह नहीं मिल रहा तो सरकार तो तानाशाह हो ही जाएगी, क्योंकि विपक्ष तो हो गया खत्म। अब जब विपक्ष ऊपर ही खत्म है तो हरियाणा में आप कांग्रेस की बात करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हरियाणा में जब ऊपर कांग्रेस विपक्ष में खत्म हो गई तो हरियाणा में उसका औचित्य क्या है? नंबर 2, बीजेपी वैसे ही हर गरीब के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। स्वर्ण और जाट के लिए पूरा जो है उन्होंने दृढ़ संकल्प कर रखा है कि इनको तो हमें इनकी तो अकड़ ही निकाल देनी है। अरे ठीक है, हम में अकड़ है तो देश की रक्षा के लिए है, हम ताकतवर हैं तो देश की रक्षा के लिए हैं। एक बात बताइए, यदि ये जाट जाति अपनी देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प ना हो तो कारगिल का युद्ध तो नहीं जीता जा सकता था। ये जाट जाति ही तो है जो कहीं भी ऑटोमन साम्राज्य था वहां अंग्रेजों के पक्ष में हम ऑटोमन साम्राज्य से लड़े, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य की सेना संसार में सबसे शक्तिशाली सेना थी। यदि ऑटोमन साम्राज्य की सेना इतनी शक्तिशाली थी, जाट न होते तो उनको हराना असंभव था। और प्रथम विश्व युद्ध में जाटों ने उस ऑटोमन साम्राज्य के इस तरह छक्के छुड़ाई को उन्हें भागना भारी पड़ गया। और दूसरे विश्व युद्ध में जब वही सेना जाट रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस के कब्जे में आ गई तो हमको आज़ादी दे के चले गए। वो आज़ादी किसी और की देन नहीं थी, वो जाट रेजिमेंट और सुभाष उसके सेनापति की देन थी। कहीं अहिंसा से, रामायण पढ़ने से उससे आज़ादी नहीं आई। ये तो सब कहने की बात है। इस प्रकार यदि हमें अपने देश को बचाना है, तीसरा मंच तैयार करना है, तो हमें जेजेपी पार्टी के लिए जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी दिन रात काम करके, टीम वर्क में काम करके और बहुत जल्दी ही उस पार्टी को मजबूत करना है और उसको जीत की स्टेज पर ला देना है। यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनय है कि देश को बचाइए और केवल
जेजीपी के हाथ मजबूत कीजिए। तो अब समाधान ये है कि हमें अपने हरियाणा से ही ये शुरुआत करनी होगी तीसरी पार्टी की, और इसके लिए उचित अवसर इससे बढ़िया नहीं मिलेगा। इलेक्शनों का दौर है और तुम्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी जो फ्लॉप हो चुकी है, बीजेपी देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है, इसलिए तीसरा विकल्प हमारा जेजीपी ही बनता है। यदि जेजीपी को पूरे हरियाणा के जाट या हरियाणा में सभी जातियां एक विकल्प के तौर पर या अपना पूरा बहुमत देती हैं तो वो अपने बहुमत में आ जाएगी और ये एक तीसरी जाति उभर के ऐसी निकलेगी जो कि इसकी तानाशाही पर रोक लगाएगी। वैसे तो हम 5 साल के लिए अपना बहुमत दे चुके हैं, हाथ कटवा चुके हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी यदि इसकी शुरुआत हरियाणा से ही की जाए तो हरियाणा एक भारत का एक विकसित और अग्रणी राज्य है। इसका फॉलो सभी जो है राज्य करेंगे और ये इसके लिए अभी हमारे पास 5 साल पड़े हैं और इसका मंच तैयार हो जाएगा, लेकिन शुरुआत इसकी यहीं से होगी और तीसरे दल का रास्ता हरियाणा से ही निकलेगा और वो जेजेपी से ही निकलेगा। हमारे जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला बड़े ही कुशाग्र बुद्धि, सहनशील, उनमें ताऊ देवीलाल का रूप झलकता है। वो ताऊ देवीलाल के ही पल चिन्हों पर चल रहे हैं। जनता उनसे इतनी खुश है कि हरियाणा में उनकी जय जयकार हो रही है। यदि इसी पार्टी को यदि हम बहुमत देते हैं तो ये पार्टी हमारे तीसरे मंच के रूप में उभर करके आ सकती है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो दिन दूर नहीं जब गृह युद्ध होगा, क्योंकि ये स्वर्ण और छोटी जातियों के बीच में जो खाई पैदा की जा रही है उसका परिणाम और दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने भी संसार का इतिहास पढ़ा है, फ्रांसीसी क्रांति देखो, वो इसी चीज का परिणाम थी, जिसमें सामंतवादी प्रथा में लोगों को 2 गुटों में इतना बांट दिया गया था, वहाँ 90% और 90% जो छोटे लोग थे, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उन पर 10% लोग वो अत्याचार कर रहे थे और उस अत्याचार का परिणाम ही फ्रांसीसी क्रांति थी। यदि वही माहौल यहाँ पैदा होगा तो क्रांति से कोई रोक नहीं सकता, और क्रांति में पहले गृह युद्ध होता है और ये गृह युद्ध इस तरह से देश के लिए बहुत घातक हो सकता है, जिसमें देश का बंटवारा भी हो सकता है। इस प्रकार मैं तो यही कहूँगा कि उस स्थिति से देश को बचाने के लिए एक तीसरा मंच तैयार किया जाए और उसके लिए सबसे बढ़िया अवसर और सबसे बढ़िया क्षेत्र और सबसे बढ़िया स्थिति हरियाणा से अन्य कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हरियाणा वो वीर जाति है, हरियाणा में वो जाट वो वीर जाति है जिसका इतिहास बड़ा गौरव में रहा है। उसने सिकंदर को हराया, उन्होंने कारगिल के युद्ध को कौन नहीं जानता। कारगिल के युद्ध में जब सभी रेजिमेंट ने मना कर दी तो जाट जाति ने कहा हम लड़ेंगे, हम फतेह करेंगे कारगिल के युद्ध को, और ये सबके सामने है। तो जाट जाति का इतिहास और गौरव बड़ा ही अनुपम है और हरियाणा में जाट जाति ही मोस्टली है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप दुष्यंत चौटाला जी के जो है पार्टी को मजबूत कीजिए और इस देश को टूटने से और देश को गर्त में जाने से बचाइए, और इसके लिए आप जो है दृढ़ संकल्प हो जाइए और सभी कार्यकर्ता अपना उस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करें। हमने भी अपना काम जारी कर रखा है। हमने यहाँ अपने क्षेत्र में और पूरे फरीदाबाद में सभी सीटों पर उन वोटों को अपने कब्जे में कर लिया है जहाँ बेचारी वोट ज़्यादा थी और उनको बेचारे को कोई महत्व नहीं देता था, वोट डाल के आ जाते थे। और जो लोग जिनके पास 1-1, 2-2 वोट होती थी और उन नेताओं से चिपके रहते थे, अपना काम निकाल लेते थे और उन 10 वोट वालों परिवार को कोई नहीं पूछता था। इसलिए अब की बार हमने उनको जागृत किया है और अपने टीम वर्क में हम काम कर रहे हैं, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ
कि आप भी इसी टीम वर्क से काम करें, और फिर जब इस तरह से काम होगा तो सफलता मिलेगी। और बस मेरी यही इच्छा है कि आप इसी टीम वर्क के साथ काम करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।